Hello, viewers. Today, a very nice chapter before all of you. This one is not only nice, but the big one. And it creates a lot of problem before the students to understand it. Without this, we are unable to frame a sentence. If this is not present in sentence, nobody can frame a meaningful sentence. But I will clear all the important aspects and the kinds so that you may feel yourself comfortable to write and speak the language correctly. No doubt the chapter is big. You have to pay a special attention, and this one is the vital part of parts of a speech. You have seen, you have already studied noun and its kind, pronoun and its kind, adjective and its kind, and today I am going to introduce the chapter that is known as verb. This one is the one of the most important chapter, most important parts of a speech, in which many students feel themselves confused. But I will make you clear regarding what the verb is, how many kinds of it, and how they are going to be used in our speaking and writing. जैसे ही हम वर्ब कहते हैं, यह सच है कि बिना वर्ब का हम किसी भी सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते. वर्ब सेंटेंस का लाइफलाइन है. अगर इसको डिफाइन करने की हम प्रयास करें तो सिंपल वे में हम इसे कह सकते हैं कि वर्ब इज ए डूइंग वर्ड्स. Verb is a doing words. Verb shows the action of noun or pronoun. Whatever the action done by subject, that is said to be verb. Verb is a doing words. It simply indicates the action performed by the subject. The subject, whatever the subject performs, that is known as verb. जो भी सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है उसे हम वर्ब के नाम से जानते हैं. अगर हम वर्ब की बात करें तो इसको पहचानना इस तरह से भी आसान हो गया कि किसी भी वर्ब के कम से कम 5 फॉर्म्स होते हैं. वह शब्द जिसके 5 फॉर्म्स हो जाएं उसे हम मेन वर्ब कहते हैं. उसे वर्ब के नाम से जाना जाता है. यदि आप कहते हैं गो, second form went, third form gone, fourth form going and fifth form goes. जिस शब्द का कम से कम 5 फॉर्म्स हो जाए वह हमारा मेन वर्ब है. Verb is very helpful. Verb is vital for the formation of a sentence. Without verb, we can't frame the sentence meaningful. Verb is badly needed in our speaking and writing. I hope you understand what the verb means. Verb simply denotes the action done by subject.
Verb shows the reflection of the subject performance. It shows the action done by noun or pronoun. You know very well that noun and pronoun is meant for being subject or object, and whatever the subject performed, that is known as verb. जो भी कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा एक्शन के रूप में, उसे हम वर्ब के नाम से जानेंगे। और यह वर्ब को पहचानने का एक आसान तरीका यह भी होगा कि वह शब्द जिसके कम से कम 5 फॉर्म्स होते हों वह हमारा वर्ब कहलाएगा। I hope this is quite clear to you all what the verb is. अब इसके प्रकार को देखते हैं। आज की क्लास में मैं पूरे प्रकार को आपके सामने रख दूंगा। अंग्रेजी की दुनिया में जितने प्रकार के वर्ब्स होते हैं आपके सामने आएगा। प्रारंभ में तो आप इसे देखकर डर सा महसूस करेंगे कि इतने प्रकार हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है, हां समझने की बात है, पहचानने की बात है। यदि आपने पहचानना शुरू कर दिया तो फिर यह आपको डर नहीं बल्कि आपको यह आनंद देगा। इसके प्रकार हैं और कंफ्यूजिंग भी हैं, लेकिन मैं आपको कहीं पर कंफ्यूजन का कोई जगह नहीं दूंगा। शर्त यह है कि आप इसे पहचानने का प्रयास करें। इसकी डिवीजन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी क्योंकि मेरी कोशिश है कि सारे वर्ब के प्रकार को एक ही जगह पर ला देना। इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ इसे समझने का और खास तौर पर पहचानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने पूर्व के पार्ट्स ऑफ स्पीच में, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन या एडजेक्टिव, आपने प्रकारों को देखा, उसके कार्यों को देखा, वो कैसे प्रयोग किए जाते हैं, इसको जाना समझा। ठीक वैसे ही यह जो एक्शन को दिखलाने वाले वर्ब्स हैं, इसके भी प्रकार हैं और इस प्रकार को आज समझ ही नहीं लेना है, अच्छी तरह से पहचान लेना है ताकि बोलने और लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ये वर्ब, ये जो प्रकार होते हैं, कुछ इस तरह से जाने जाते हैं। इन्हें हम अलग अलग डिवीजन में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। गौर करेंगे। इसका सबसे जो पहला प्रकार बनेगा उसे हम नाम देते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब। इसका जो दूसरा प्रकार बनता है उसे हम लोग जानते हैं मोडल वर्ब के नाम से। इसके तीसरे प्रकार को हम लोग मार्जिनल वर्ब के नाम से जानते हैं। इसके चौथे प्रकार में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे, उसे जानते हैं मेन वर्ब के नाम से। अगर इनके और प्रकारों को सीखें तो आपको दिखेगा कि ये जो मेन वर्ब होता है, यह मेन वर्ब बेसिकली दो तरह का होता। एक को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा को जाना जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब के नाम से। इस ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को मिला देते हैं तो एक प्रकार और बन जाता है जिसे हम लोग जानते हैं ए स्ट्रॉन्ग वर्ब
और वीक वर्ब के नाम से। ये एक प्रकार का डिवीजन है जो कि आपके मस्तिष्क के अंदर स्पष्टता ही नहीं देगा बल्कि समझने में आपको कामयाब भी बनाएगा। मेन वर्ब दो भागों में, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, फिर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को दो भागों में पुनः स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब के नाम से। क्योंकि मैंने मन बनाया है कि सारे वर्ब को एक ही जगह पर ला देने से हमारे किसी भी छात्र के पास कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, मैं इस ऑक्सिलरी वर्ब को भी बांटने का काम करने जा रहा हूं। ये ऑक्सिलरी वर्ब को मैं बांट रहा हूं दो भागों में। एक को जाना जाता है फेनाइट वर्ब के नाम से। ये फेनाइट वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक प्रकार से समान हैं, नाम बदल गया है। आप ऑक्सिलरी वर्ब बोले, हेल्पिंग वर्ब बोले, फेनाइट वर्ब बोले, लगभग बराबर ही चीज है। छात्र कंफ्यूज होते हैं उनके नए नए नामों से। आपको घबराना नहीं है, नया नाम जरूर है लेकिन परिभाषा पुराना ही है। जो ऑक्सिलरी की पहचान है वही पहचान फेनाइट की भी है। मैं आगे डील करूंगा। इस ऑक्सिलरी वर्ब को मैंने दो ग्रुप में बांटा, एक फेनाइट वर्ब जो कि ऑक्सिलरी के समान है और दूसरे को कहते हैं नन फेनाइट वर्ब। यह जो नन फेनाइट है, इस नन फेनाइट वर्ब को हम तीन भागों में बांट देते हैं। पहला जाना जाता है इन्फिनिटिव के नाम से, दूसरे को हम जानते हैं जीरंड के नाम से, और तीसरा जाना जाता है पार्टिसिपल के नाम से। यह जो पार्टिसिपल है यह दो भागों में बटा हुआ, एक को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा जाना जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से। ये जो आप एक कॉम्प्लेक्स सा, एक जटिल सा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये तमाम है वर्ब और वर्ब के प्रकार। यही वो चीज है जो छात्रों के अंदर कंफ्यूजन पैदा करता। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस स्ट्रक्चर को देखकर लग रहा है कि एक बहुत बड़ी समस्या, नो डाउट है, मैं भी मानता हूं, महसूस करता हूं। अगर समस्या की गठरी हो तो बुद्धिमानी इस बात में होती है कि वन बाय वन उस गठरी को कमजोर कर दे, वन बाय वन उसे तोड़ दे। और मैं भी आपके साथ यही टेक्निक का सहारा लेने जा रहा हूं। अगर एक पर एक को हम तोड़ने का प्रयास करेंगे तो समझना और सीखना भी आसान हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस पीरियड में कि मैं आपको समझाऊं, आपके दिमाग में लिख डालूं, ना कि पेपर का माध्यम पेन के सहारे इसकी परिभाषा को लिखने की कोशिश करूं। हां, यदि आपके हाथ में पेन कॉपी वगैरह है तो आप चाहें तो उन जरूरी बातों को जो मेरी लेक्चर के दौरान जा रही है आप नोट कर सकते हैं। वर्ब इज द पावरफुल among rest of the parts of speech. Without verb, nobody can write or speak a single sentence. Verb is very important and it is very vital. And it is categorized into different parts. These all the parts are the parts of verb.
some of them are quite known to you. If it is known to you, please get yourself revised. And whenever you get the new elements going to be discussed or explained, try to learn them. One by one, let us break these kinds of the verb. The first one, auxiliary verb. हम लोग वन बाय वन सबको तोड़ने की कोशिश करते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और फेनाइट वर्ब, मैं तीनों की बात कर रहा हूं. चाहे आप ऑक्सिलरी वर्ब बोले, हेल्पिंग वर्ब बोले, मेरी भाषा में नाक बोले, फेनाइट वर्ब बोले, इसकी परिभाषा क्या होगी? ऑक्सिलरी वर्ब उसे कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब वह है जो सब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल होता है. Those verbs which is going to be controlled by the subject, that is known as auxiliary verb and takes different forms of the main verb. वह शब्द जो सब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल होता है और वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स को लेता है वाक्यों में, उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं. और आपको याद होगा कि इसकी संख्या 14 है. मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं, आपको एहसास करा रहा हूं. इसकी संख्या 14 है, जिसको कि आपने टेंस में पढ़ा. Auxiliary verbs are those which is controlled by the subject and takes different form of the main verb. For example, just you see, these are is, am, are, was, were, has, have, so on and so forth. It has already discussed and you have noted down inside in your brain when I was dealing with the tense. Auxiliary verb क्या है भाई? किसे नाम देंगे? तो auxiliary verbs are those which is controlled by the subject and takes different form of the main verb. Now see, modal verb किसे कहेंगे? तो modal verbs are those which is not controlled by the subject and always take verb first form. modal verb कौन कौन से हैं? तो modal verb वह है जो सब्जेक्ट के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है और verb का हमेशा पहला फॉर्म लेता है. और ये इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? तो आपको याद होगा, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू एंड नथिंग एल्स. यदि सबको हम बोले तो इसमें सारे शब्द आ जाएंगे. विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, आउट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट. आपने सीखा है 13. इसमें शब्दों की जो जानकारियां हैं आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है. विल, वुड से लेकर विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, आउट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, ये पूरे 13 को हम मॉडल्स के नाम से जानते हैं और ये आपको याद हो चुका है. इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं विस्तृत रूप से आपने मॉडल्स में सीखा भी है. आई होप ऑक्सिलरी किसे नाम देंगे, मॉडल्स किसे नाम देंगे, आपको क्लियर हो चुका होगा और ऑलरेडी सीखा हुआ भी है. अब तीसरी बात पर आते हैं, मार्जिनल वर्ब किसे नाम देंगे? तो मार्जिनल वर्ब वह है जिसके अंदर
जिसके अंदर मोडल वर्ब का भी गुण हो और साथ ही साथ मेन वर्ब का भी गुण हो। यानी मोडल वर्ब का गुण और मेन वर्ब का गुण जिन शब्दों में होगा उसे हम मार्जिनल कहते हैं। और ये पूरी अंग्रेजी की दुनिया में मात्र 3 है, यूज टू, नीड नॉट और डेयर नॉट। यूज टू, नीड नॉट और डेयर नॉट, इन तीनों को आपने ऑलरेडी सीख रखा है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? मार्जिनल वर्ब की प्रॉपर्टी क्या है? तो मार्जिनल वर्ब की प्रॉपर्टी यह है कि मेन वर्ब का गुण उसमें होता है और साथ ही साथ मॉडल्स का गुण होता है। मेन वर्ब का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? कि उसके 5 फॉर्म्स होते हैं। वह शब्द जिसके 5 फॉर्म्स हो जाएं वह मेन वर्ब ही होगा। तो यह गुण मिलता है उस शब्द में। और साथ ही साथ मॉडल का गुण जो सब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल ना होता हो और वर्ब का पहला फॉर्म लेता हो। तो ये दोनों गुण जिन शब्दों में पाई जाएंगी उसे हम मार्जिनल वर्ब कहते हैं। और इस मार्जिनल वर्ब का प्रयोग भी आप सीख चुके हैं। अब अगला नंबर आता है मेन वर्ब का। मेन वर्ब को कैसे पहचाने? तो मेन वर्ब को पहचानने का तरीका मैं अनेकों बार बोल चुका हूं, समझा चुका हूं, फिर एक बार आपसे शेयर करता हूं। वह सारे शब्द मेन वर्ब हैं जिसके 5 फॉर्म्स होते होंगे। 8 प्रकार के शब्दों की दुनिया में वर्ब वही हो सकता है जिसके 5 फॉर्म्स होते हों। जैसे यदि आप कहते हैं राइट, लिखना, तो राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकेंड फॉर्म, रिटन थर्ड फॉर्म, राइटिंग फोर्थ फॉर्म एंड राइट्स 5th फॉर्म। यदि आप कहते हैं गिव, तो गिव फर्स्ट फॉर्म, गिव सेकंड, गिवन थर्ड, गिविंग फोर्थ एंड गिव्स 5th फॉर्म। और आप जानते हैं कि जितने भी वर्ब्स हैं अंग्रेजी की दुनिया में जिसके 5 फॉर्म्स होते हैं वो जन्म से प्लूरल हैं। बाय बर्थ ऑल द वर्ब्स आर प्लूरल and we use it in a singular form also. 5th form is known as the singular form, but the first form of the verb is known as plural form. मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मेन वर्ब को हम कैसे पहचानेंगे। यह भी क्लियर हो गया होगा कि हम ऑक्सिलरी वर्ब को कैसे पहचाने, मॉडल्स को कैसे पहचाने, मार्जिनल को कैसे पहचानने। और बिलीव मी, अंग्रेजी भाषा सीखने में पहचानना इंपॉर्टेंट है। आप यदि पहचानेंगे नहीं तो उसका यूज कैसे करेंगे? हम जिन चीजों को पहचानते हैं उसका यूज तरीके से करते हैं। आप इनको पहचानना शुरू कर देंगे तो आप इनका प्रयोग भी तरीके से करेंगे। I hope the first part auxiliary, modals, marginal and main verb आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मेन वर्ब जो है जिसके 5 फॉर्म्स होते हैं, जिसकी पहचान है यह बेसिकली स्वभाव से 2 प्रकार का होता है। स्वभाव बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हर चीज का स्वभाव होता है, हर चीज में एक प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होता है जिससे उसकी पहचान बनती है। ऐसा संसार में कोई भी चीज नहीं है जिसकी कुछ प्रॉपर्टी ना हो, जिसका कुछ गुण ना हो। जितने भी वर्ब्स हैं अंग्रेजी की दुनिया में वो सारे वर्ब्स स्वभाव से 2 तरह के होते हैं। फर्ज कीजिए कि 2 दोस्त हैं, राम और श्याम। इन दोनों का स्वभाव एक जैसा नहीं है, इन दोनों का स्वभाव अलग अलग तरह का है।
राम जो है उसका स्वभाव है कि जब भी थोड़ा सा समय मिलता है वह सिनेमा हॉल में बैठ जाता है, उसे सिनेमा देखने का शौक है, वह सिनेमा देखने के अलावा और कोई चीज से अपने को मनोरंजित नहीं करता। लेकिन श्याम है, उसका स्वभाव है कि उसके पास जब भी थोड़ा सा समय मिलेगा वह बैट बल्ला पकड़ता है और खेल के मैदान में चला जाता है। यह श्याम का स्वभाव है। राम का स्वभाव है पिक्चर देखना, वो हॉल में चला जाता, 10 मिनट के लिए भी समय मिला हॉल भागता है। और श्याम का स्वभाव है कि 10 मिनट का भी समय मिला वो बैट बल्ला उठाता है और खेल के मैदान में जाता है, भले वो अकेले ही क्यों ना खेलना पड़े। ये दोनों के स्वभाव हैं। इन दोनों को लोग इनके स्वभाव से जानते हैं, पहचानते हैं। जरा फर्ज कीजिए, अगर राम को, जिसका सिनेमा देखने का स्वभाव है, उसको अगर क्रिकेट के मैदान में उतार दे तो वहां पर टिकेगा अथवा नहीं टिकेगा? उत्तर होगा नहीं सर, नहीं टिकेगा, वो भाग जाएगा। और श्याम, जिसको क्रिकेट खेलने का शौक है, थोड़ा सा भी समय मिलता है क्रिकेट खेलना चाहता है, अगर इसको सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने के लिए बैठा दिया जाए तो वहां पर वो पिक्चर देखेगा या भाग जाएगा? तो आपका उत्तर होगा सर वो पिक्चर नहीं देखेगा, भाग जाएगा। हर व्यक्ति अपने स्वभाव से अपने जीवन को प्रभावित करता है। स्वभाव इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपने राम और श्याम के एग्जाम्पल से समझा इस स्वभाव को, वैसे ही वर्ब का स्वभाव है। और ये सारे वर्ब दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब किसे नाम देंगे और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे नाम देंगे, ये समझना, जानना और पहचानना इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिटिव वर्ब वह है जिसको हम कुछ देंगे, कुछ देने से तात्पर्य है जिसको हम ऑब्जेक्ट देंगे। ऑब्जेक्ट कौन बनता है? तो या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा, जिसे आप सीख चुके हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वह है जिसको हम ऑब्जेक्ट देंगे तो वह स्वीकार कर लेगा, उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। और इंट्रांजिटिव वर्ब वह है जिसको ऑब्जेक्ट देंगे तो वह स्वीकार नहीं करेगा। देने वाला थक जाएगा लेकिन स्वीकार नहीं करेगा। यह स्वभाव है इंट्रांजिटिव वर्ब का। तो वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट को स्वीकार कर ले, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, स्वीकार कर ले, ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जाना जाएगा। और वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट को स्वीकार ही ना करे, चाहे आप देने का जितना भी प्रयास कर लें, वैसे वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब का नाम देंगे। यानी वर्ब स्वभाव के कारण दो प्रकार का, एक वह जिसको हम देते हैं ऑब्जेक्ट तो ले लेता है, और एक वह जिसको हम ऑब्जेक्ट देते हैं तो स्वीकार नहीं करता, वो कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता, इसलिए तो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जो स्वीकार कर लेता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। हां, एक बात महत्वपूर्ण है, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट को स्वीकार नहीं करता, यहां तक की बात ठीक है। लेकिन यदि आप उसको जबरदस्ती देंगे तो आपको एक प्रीपोजिशन देना पड़ेगा, और जब प्रीपोजिशन के साथ देंगे तो वह आपका ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, वह आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यही कारण है कि हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस का पैसिव करते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब होने पर हमें पैसिव नहीं करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। हम ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव कर सकते हैं। आप इन सारी बातों को समझ रहे होंगे। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज which accept object, but intransitive verbs never accept the object, and if that accept the object, that will be with preposition, and when there is a preposition that can't be object, that becomes complement. आप बोलेंगे कैसे? Let us see. एक दो एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हो जाएगा।
जैसे ही आप कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, अब ये ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे आपने कहा ही डोनेटेड, ही डोनेटेड, डोनेट मीन्स दान करना, ही डोनेटेड। अब इसको कुछ भी ऑब्जेक्ट देंगे, ऑब्जेक्ट नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, आप कुछ भी ऑब्जेक्ट देंगे ये स्वीकार कर लेगा। ही डोनेटेड मनी, मनी को इसने स्वीकार कर लिया। ही डोनेटेड एवरीथिंग, स्वीकार कर लिया। तो ऐसे वर्ब को हम कौन सा नाम देंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। ही एक्सेप्टेड माई प्रोपोजल, तो एक्सेप्टेड कैसा वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब। ही गेव ए लॉट ऑफ सपोर्ट, गेव कैसा वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट को स्वीकार ना करे वह हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे आप कहते हो ही वॉक्स, वह टहलता है। अब इसके आगे आप ऑब्जेक्ट देने का प्रयास करोगे, नहीं लेगा। आप देते देते थक जाओगे, नहीं लेगा। और यदि लेगा भी तो प्रीपोजिशन एक देना पड़ेगा, तब ये ले लेगा। और जब प्रीपोजिशन के साथ दोगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। करके देखते हैं। ही वॉक्स, आप देते देते थक जाओगे, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ही वॉक्स, अब एक प्रीपोजिशन दे दो, ऑन द रोड, तो ये ऑन द रोड जो आपका है ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, फ्रेज है। तो वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट को ले ले, ट्रांजिटिव, और वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट को बर्दाश्त ना करे, इंट्रांजिटिव। आप कहते हो ही गोज टू स्कूल, तो टू स्कूल आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, गोज आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। और एक आसान तरीका, यदि वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन दिख जाए तो वह वर्ब इंट्रांजिटिव होगा, और यदि वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन ना दिखे, नाउन दिखना शुरू हो जाए, तो वह आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा। I hope it will be quite clear to you all. अब ये जो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब है, यह भी दो भागों में बटा हुआ, अपने स्वरूप के कारण, अपने गुण के कारण। और नाम उसको दिया गया स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब। इसे हम रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी की दुनिया की एक विशेषता यह भी है कि एक ही चीज का अलग अलग नाम दे दिया गया है, जिससे कुछ छात्रों को कंफ्यूजन होती है। आप स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं, वीक वर्ब कहते हैं, या रेगुलर वर्ब या इरेगुलर वर्ब कहते हैं, बोथ आर सेम। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत और वीक यानी कमजोर। इसी को हम रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब के नाम से भी जानते हैं। सवाल यह उठता है कि कब हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग और कब कहेंगे हम वीक। इसको समझ लेना है और सीख लेना है, आपका पहचानना आसान हो जाएगा। और पूरी अंग्रेजी पहचानने पर ही निर्भर करता है। छात्र को सिर्फ पहचानने की जरूरत है, कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन, कौन एडजेक्टिव है, कौन वर्ब, कौन प्रीपोजिशन है, कौन कंजक्शन, कौन इंटरजेक्शन, सिर्फ पहचानना है। सब्जेक्ट को पहचानना है, वर्ब को पहचानना है, ऑब्जेक्ट को पहचानना है और कॉम्प्लीमेंट को पहचानना है। मात्र 4 चीज, और 4 चीज को पहचानने में 40 साल नहीं लगेंगे। इट्स वेरी इजी। अब स्ट्रॉन्ग वर्ब किसे नाम देते हैं? हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी की दुनिया में वॉवेल्स बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ये वॉवेल्स जिनकी संख्या 5 है और सेमी वॉवेल्स जो 2 हैं मात्र, यानी ये 7 लेटर यदि अंग्रेजी के शब्दों से गायब हो जाएं तो निसंदेह देयर विल बी द डेथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा की तो मौत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी मौत? क्योंकि हम फिर उच्चारण नहीं कर सकेंगे। If vowel and semi-vowel are absent from the words, there will be no formation of words. Need not to say there will be no sentences. जब शब्द ही नहीं बनेगा
तो सेंटेंसेस कहां से आएंगे? तो वर्ड्स को बनाने में वॉवेल और सेमी वॉवेल का बड़ा महत्व है। और आप सभी जानते हैं कि चाहे वर्ब ट्रांजिटिव हो या इंट्रांजिटिव, वर्बों का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ 5 3 इज मच मोर इंपॉर्टेंट। पांच जो शब्द का वर्ब का रूप है, फॉर्म्स है, उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम, द्वितीय एंड तृतीय, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। ये 3 इंपॉर्टेंट है। हम इस 3 के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे, स्ट्रॉन्ग वर्ब को भी और वीक वर्ब को भी। गौर कीजिएगा, वह वर्ब जो अपना वॉवेल, पहला से दूसरे में और दूसरा से तीसरा में चेंज कर ले, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब। और कीजिएगा, फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। जितने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हैं, हम उनके 3 फॉर्म्स को ध्यान में रखेंगे। और हम जानते हैं कि अंग्रेजी के प्रत्येक शब्दों में वॉवेल्स का महत्वपूर्ण रोल है। वह वर्ब जो अपना वॉवेल पहला से दूसरे में और दूसरा से तीसरे में बदल ले, तो वह हमारा स्ट्रॉन्ग वर्ब कहलाता है। जैसे आप कहते हैं, पहला फॉर्म आप कहते हैं राइट, इसमें आई है। जब इसका सेकेंड फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा रोट। ये आई बदल गया ओ में सेकेंड फॉर्म में, और जब इसको तीसरा लिखेंगे तो ये हो जाएगा रीटन, यानी ओ जो है फिर से आई में बदल गया। तो ये कैसा वर्ब कहलाएगा? जो क्योंकि वॉवेल को चेंज कर रहा है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग वर्ब है। ऐसे अनेकों शब्द हैं और आप आराम से पहचान सकते हैं। आप कहते हैं सिंग, सिंग मीन्स गाना, जब इसको सेकंड फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा सैंग, यानी आई जो है बदल गया ए में, और जब थर्ड फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा संग, ये जो ए था बदल गया यू में, वॉवेल चेंज हो रहा है। ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है। आप कहते हैं स्विम, स्वाम, स्वम, स्ट्रॉन्ग वर्ब है। वैसे सभी वर्ब जो अपना वॉवेल फर्स्ट से सेकंड में और सेकंड से थर्ड में बदल ले, उसे हम स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। आई होप इट विल बी क्वाइट क्लियर। तो वीक वर्ब किसे कहते हैं? वीक वर्ब हम उसे कहते हैं जो अपना वॉवेल फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में चेंज ना करे, एक ही जैसा रहे, या समाप्त हो ईडी से या टी से। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, या तो समाप्त हो ईडी से या टी से। तो वैसी स्थिति में हम उसे वीक वर्ब का नाम देंगे। मैं फिर से प्रयास कर रहा हूं आपको समझाने का कि वह वर्ब जिसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में वॉवेल चेंज ना हो। जैसे आपने अनेकों शब्द को देखा होगा, जैसे आप कहते हैं कट, 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 कट मीन्स काटना, सट मीन्स बंद करना, सट, 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 तीनों फॉर्म एक ही है। तो कैसा वर्ब है ये वीक वर्ब है, पहली बात। दूसरी बात, यदि समाप्त होता हो ईडी से या टी से, ईडी से या टी से, जिसका सेकंड फॉर्म में ईडी हो, थर्ड फॉर्म में ईडी हो या टी हो, वो सारे के सारे वर्ब वीक वर्ब की श्रेणी में है। जैसे आप कहते हैं लर्न, इसका सेकेंड फॉर्म लर्नड भी होता है और लर्नड भी होता है। जैसे आप कहते हैं ड्रीम, ड्रीम्ड नहीं करते, ड्रीम्ड करते हैं।
तो वह शब्द जिसका वॉवेल चेंज ना करे या समाप्त हो ईडी से या टी से, वो सारे के सारे वर्ब वीक वर्ब के नाम से जाने जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। ए स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब को हम रेगुलर और इररेगुलर वर्ब के नाम से भी जानते हैं। जो परिभाषा, जो समझदारी, जो डिफिनेशन आपके साथ स्ट्रॉन्ग और वीक को लेकर मैंने शेयर किया, वही चीज रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। हम लोगों ने आज वर्ब के सारे डिविजन्स का एक हिस्सा को कवर कर लिया है। अब थोड़ी सी बात और करते हैं। फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब को भी समझ लेते हैं। फिनाइट वर्ब क्या है? तो फिनाइट वर्ब सब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल होता है, सब्जेक्ट के द्वारा नियंत्रित होता है। तो सब्जेक्ट के द्वारा नियंत्रित कौन होता है? आपका उत्तर होगा ऑक्सिलरी। किसी वाक्य में जो सब्जेक्ट के द्वारा नियंत्रित होगा वह हमारा फिनाइट वर्ब होगा। जैसे आप ये नहीं कह सकते हैं ही आर गोइंग। अब जरा सोचें, एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। क्या यहां पर ही के साथ आर उचित होगा? नहीं, यहां पर क्या होना चाहिए? इज। यानी इज को तो कंट्रोल किया ही ने, सब्जेक्ट ने। इज को कंट्रोल सब्जेक्ट ने किया, इसलिए इसको हम फिनाइट वर्ब का नाम दे सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, गोइंग क्या है? यह स्वतंत्र शब्द है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। वर्ब के पांचों फॉर्म्स में चौथा फॉर्म है और यह कंट्रोल नहीं हो रहा। यानी अगर हम ऐसा बोले कि फिनाइट वर्ब में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो फिनाइट वर्ब में हम ऑक्सिलरी हेल्पिंग का अध्ययन करते हैं। तो नॉन फिनाइट में हम क्या अध्ययन करते हैं? नॉन फिनाइट में हम मेन वर्ब का अध्ययन करते हैं, उसके अलग अलग यूजेज का अध्ययन करते हैं। तो फिनाइट वर्ब कंट्रोल होता है सब्जेक्ट से, नॉन फिनाइट वर्ब कंट्रोल सब्जेक्ट से नहीं होता है। फिनाइट वर्ब का संबंध ऑक्सिलरी वर्ब से है, जबकि नॉन फिनाइट का संबंध मेन वर्ब से है। यानी हम इस नॉन फिनाइट, जिसके की अलग अलग प्रकार नीचे में इंफिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को जो आप देख रहे हैं, इसमें किसका अध्ययन करेंगे? तो इसमें सीखेंगे वर्ब को, उसी वर्ब को जो सेंटेंस में अहम भूमिका निभाता है। सवाल ये उठता कि नॉन फिनाइट्स, जिसमें कि हम मेन वर्ब का अध्ययन करते हैं, मेन वर्ब क्या है? तो अपने आप में देखा जाए अंग्रेजी की जंगल में एक शेर की तरह है, एक लायन है। ये वर्ब लायन की तरह इस्तेमाल होता है, इसके बिना सेंटेंस की रचना अधूरी होगी। अब जरा सोचें, भाषा वैज्ञानिकों ने कितना सुंदर सा स्ट्रक्चर तैयार किया मानवीय भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, कितना अच्छा सा रास्ता बनाया। बहुत खूबसूरत होता है नॉन फिनाइट्स, लेकिन हां, समझने की जरूरत पड़ती है। नॉन फिनाइट्स में हम मेन वर्ब का अध्ययन करते हैं, वह मेन वर्ब जो अपने आप में बाघ है, अपने आप में शेर है, जिसके बिना सेंटेंस की कल्पना नहीं की जा सकती। अब आप जरा सोचें कि अगर एक बाघ को, एक शेर को बकरी बना दिया जाए तो कितना आनंद आएगा। बाघ को बकरी बनाना बहुत ही काबिलियत की बात होगी, और बकरी बनाकर उसे यूज करना और आनंद देगा। अभी तक जितनी भी मैंने बात की उसमें सारी बातें थी मेन वर्ब को कैसे पहचानेंगे। 5 फॉर्म्स होते हैं, स्वभाव से कितने प्रकार का होता है, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव,
उसे कब हम स्ट्रॉन्ग वर्ब के नाम से जानते हैं, कब वीक वर्ब के नाम से जानते हैं, बिल्कुल क्लियर है। ऑक्सिलरी किसे कहते हैं आपको पहचानना आ गया। मॉडल वर्ब किसे कहते हैं पहचानते हैं आप। मार्जिनल वर्ब किसे नाम देंगे ये भी जानते हैं। फेनाइट वर्ब का संबंध किससे है क्लियर हो चुका है। नॉन फेनाइट में हम किसका अध्ययन करते हैं तो मेन वर्ब का। मेन वर्ब जो है वो किस तरह से बिहेव करता है तो बिल्कुल शेर की तरह, लायन की तरह। और अब आपको मैं उस प्रक्रिया की तरफ लेकर के चलूंगा जिससे एक शेर को, एक बाघ को, एक ताकतवर को बकरी की तरह इस्तेमाल करें, कमजोर बना दे। और जब कमजोर बना देंगे तो जैसे जी चाहेगा वैसे हम लोग प्रयोग कर सकेंगे। आप जानते हैं वर्ब का हमेशा स्थान सब्जेक्ट के बाद होता है। जब भी वर्ब सेंटेंस में आएगा तो सब्जेक्ट के बाद आएगा। उसका स्थान फिक्स है, उसके स्थान को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। वर्ब कभी भी अंत में नहीं आ सकता। एक कला है, एक तरीका है, एक मेथड है जिससे इतने ताकतवर शब्द को हम बकरी की तरह इस्तेमाल करते हैं। बकरी से मेरा तात्पर्य है उसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं जैसे मन करे वैसे, जहां जी चाहे वहां। वर्ब का स्थान फिक्स है सब्जेक्ट के बाद और इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले। लेकिन जब इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी इन्फिनेटिव का, जीरंड का, तो आप easily you can turn the lion into a sea god and you can use as per your own wish. For this rest of the chapters we will talk in the next class. But one thing is remarkable. हम लोग अगली पीरियड में नॉन फेनाइट्स का पूरा अध्ययन करेंगे। एक चीज को और मैं सिखाना चाहूंगा आपको जिसके कारण बहुत सारी परेशानियां आती है छात्रों के मन में। इस वर्ब की दुनिया में एक वर्ब बड़ा कमाल का है और उस वर्ब को हम लोग जानते हैं जिस शब्द ने काफी परेशानी क्रिएट किया है, उस शब्द को हम लोग जानते हैं बी के नाम से। गौर से समझिएगा, बी। इस बी को समझ लेंगे तो बहुत हद तक आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा। ये बी का सेकंड फॉर्म होता है वाज और इसका थर्ड फॉर्म होता है बिन। आपको लग रहा होगा, अंदर से महसूस कर रहे होंगे ये सब तो सीखा हुआ है, लेकिन आज एक नई बात आ गई कि मैंने बी का पास्ट फॉर्म लिखा है वाज और उसका पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म लिखा है बिन। कंफ्यूजन कहीं पर नहीं है, बड़ी आराम से सीख सकेंगे आप। और जिनके पास थोड़ी जानकारियां कम है या कंफ्यूजन में है, आज उनका कंफ्यूजन मैं दूर करने का प्रयास भी करूंगा। ये जो बी है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। थोड़ा सा अर्थ को भी देख लेते हैं। बी का अर्थ क्या होता है तो बी का अर्थ होता है होना। बी मीन्स होना, है। बी मीन्स है, प्रेजेंट फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में था। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में है देता है अर्थ और पास्ट में था देता है अर्थ। इसकी एक विशेषता है। इसका प्रेजेंट अगर आप देखेंगे तो इसका प्रेजेंट होते हैं तीन। पहला होता है इज, एम, आर। आप बी नहीं लिख सकते, लेकिन इज, एम, आर बी का ही फॉर्म्स है। बी का वर्तमान में फॉर्म्स है इज, एम, आर। इज, एम, आर फॉर्म्स है, इसको दिमाग में रखिए। बी का सेकंड जो है पास्ट फॉर्म जो है वह वाज है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ वाज ही होगा, बल्कि वेयर भी है सब्जेक्ट के अनुसार। अब सवाल ये उठता है ये जानना और समझना कि ये कब
सहायक क्रिया है और कब मेन वर्ब है, यही समझना है। अगर इसको आपने पकड़ लिया तो फिर आपका बोलने और लिखने में स्पीड डेवलप कर जाएगी ऑटोमेटिकली। मैं दो बातें कर रहा हूं, ये बी जिसके कि आप 5 फॉर्म्स यहां पर देख रहे हैं, 6 फॉर्म्स आप यहां पर देख रहे हैं, बी का इज एम आर, पास्ट फॉर्म में वाज वेयर और थर्ड फॉर्म बिन। ये 6 का इस्तेमाल को समझ गए आप तो बड़ी आसानी होगी आपको। कैसे, गौर करेंगे। मैं एक सेंटेंस का पैटर्न लिख रहा हूं, समझने का प्रयास करेंगे आप सभी। इज, एम, आर, इसका पास्ट फॉर्म हो जाता है वाज और वेयर। इसके पहले कोई सब्जेक्ट डाल दे। बहुत से छात्र अंग्रेजी को लिखने और बोलने में पहले वो हिंदी को सोचते हैं, फिर ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसको बोलने का प्रयास करते हैं। सच्चाई तो ये है कि अंग्रेजी टू अंग्रेजी ही आप सोच सकते हैं यदि आपके दिमाग के अंदर में स्ट्रक्चर्स क्लियर है। प्रश्न कंफ्यूजन को दूर करने का यह है कि ये इज एम आर वाज वेयर कब सहायक क्रिया बन जाती है और कब मेन वर्ब बन जाता है। इस चीज को क्लियर कर लेंगे तो बड़ी आसानी होगी। जैसे इज एम आर वाजवेयर को आपने लिया, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होता है, टेंस में आपने सीखा है। वाजवेयर पास्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होता है, आपने टेंस में सीखा है। चलिए एक और मैं जोड़ देता हूं, वो हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस की एक सहायक क्रिया को जोड़ रहा हूं आपको समझाने के लिए। इसका बी से लेना कोई देना नहीं है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में होता है विल बी और शैल बी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। मैंने जानबूझ करके तीनों कंटिन्यूअस को लिया हूं ताकि बी को मैं क्लियर कर सकूं। इधर सब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हैं, आई भी ले सकते हैं, पूरी दुनिया की सारी चीजें नाउन है, सब्जेक्ट बन सकता है। पूरा प्रोनाउन जो आप सीख चुके हैं सब्जेक्ट बना सकते हैं। अब इसके आगे आपको सोचना यह है कि जब ये इतनी चीजें आपको याद है, मस्तिष्क में है, पैटर्न को जानते हैं और आपको बोलना है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आप एक नाउन को इस्तेमाल कर लीजिए। इसके साथ नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नाउन इस्तेमाल आपको नहीं करने में दिक्कत हो रही है, मस्तिष्क ने याद नहीं रखा तो कोई बात नहीं है, आप एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर नाउन भी याद नहीं आ रहा, एडजेक्टिव भी याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, आप वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग कर लीजिए। अगर आपको नाउन भी याद नहीं आ रहा बातचीत करने के दौरान इन शब्दों के साथ, एडजेक्टिव भी याद नहीं आ रहा है, वर्ब प्लस आईएनजी भी याद नहीं आ रहा है दिमाग में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक प्रीपोजिशन याद कर लीजिए और किसी प्रीपोजिशन के सहारे सेंटेंस को लेकर आगे चले जाइए। नाउन को लेकर सेंटेंस में वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए, एडजेक्टिव के साथ सेंटेंस को लेकर आगे भाग जाइए। ये 4 पैटर्न्स हैं आपके पास। और आप जानते हैं कि अंग्रेजी की दुनिया में सिर्फ 8 ही प्रकार के शब्द होते हैं और 8 प्रकार के शब्द में 4 को मैंने सामने रख दिया है इसलिए कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश सोच सकें और साथ में कंफ्यूजन को भी दूर कर लें। जैसे ही कहते हैं आप, फर्ज कीजिए कि आपकी जुबान से निकला ही इज अ टीचर। मैं आगे भी सेंटेंस को बढ़ाऊंगा लेकिन पहले समझते हुए चलेंगे। ही इज अ टीचर। अब इस वाक्य में इज क्या है? मेन वर्ब है सर, दिमाग में इसको रखिए। मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया है। बी का पहला फॉर्म इज, ही है इसलिए इज लाया। आई होता तो एम लाता, यू होता तो आर लाता। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आप यहां देख रहे हैं सामने में कि नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब इज एम आर के साथ नाउन आ जाए तो इज एम आर मेन वर्ब, और जब इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी आ जाए तो इज एम आर सहायक क्रिया, वो सहायता करता है क्रिया को।
जब वाज वेयर के साथ कोई नाउन आ जाए तो वाज वेयर आपका मेन वर्ब, और जब वाज वेयर के साथ कोई मेन वर्ब आ जाए आईएनजी लेकर तो वाज वेयर सहायक क्रिया। आई थिंक दिस पॉइंट विल ओपन योर आईज। तो इस वाक्य में ही इज ए टीचर, इसमें इज क्या है, तो इसमें इज मेन वर्ब है। ही इज ए टीचर, इसको आगे जोड़ सकते हैं हु वर्क्स इन ए रिप्यूटेड स्कूल। वह एक शिक्षक है जो एक नामी स्कूल में काम करते हैं। इस वाक्य में इज क्या बन गया, क्योंकि मैं नाउन को लाया हूं तो यह मेन वर्ब है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं ही इज राइटिंग अ लेटर when I visited there, he is writing a letter। अब यहां पर इज जो है क्या बन गया, यहां पर इज सहायक क्रिया है। किसकी सहायता कर रहा है, तो राइटिंग की। वहां पर वर्ब आ गया है, तो ये इज जब वर्ब के साथ होगा तो सहायक क्रिया कहलाएगा। ही इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। व्हेन आई विजिटेड देयर, जब मैं वहां पहुंचा वह एक पत्र लिख रहा है। या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, वॉज डाल दीजिए, ही वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन आई विजिटेड देयर, जब मैं वहां पहुंचा वह एक पत्र लिख रहा था। तो इज या वॉज, मैं समझाने के दृष्टिकोण से दोनों को सामने रख रहा हूं। इज और वाज यहां पर किस तरह से काम कर रहा है, तो मेन वर्ब की तरह नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में जहां पर आपने नाउन को लाया ही इज ए टीचर, वहां पर किस तरह से इज काम कर रहा है, तो वहां पर काम कर रहा है मेन वर्ब की तरह। यदि आप एडजेक्टिव ला देते हैं, जैसे सी इज kind enough to support you। अब जरा इस वाक्य को देखें, सी इज के बाद एडजेक्टिव आया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप शब्दों को पहचानना आप शुरू कर चुके होंगे। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को तो बहुत अच्छी तरह से पहचानना आपको अब आना चाहिए। और जो छात्र पहचानने में माहिर हो जाते हैं वही तो शब्दों से खेलते हैं, और सेंटेंस से खेलना उनके लिए आसान हो जाता है। शब्दों से दोस्ती करना, शब्दों से पहचान डेवलप करना, इसका आसान तरीका है किसी किताब को, किसी मैगजीन को, किसी कोर्स की किताब को, पेपर को आप जोड़ जोड़ से बोलें। जब जोड़ जोड़ से बोलकर आप पढ़ेंगे तो जो शब्द उच्चारण करेंगे आपको एहसास होगा धीरे धीरे कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये कंजक्शन है, ये इंटरजेक्शन है। आप डेवलप कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। और इस धरती पर, इस कर्म भूमि पर बिना मेहनत का कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। पहचानने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब इस वाक्य को देखें, सी इज काइंड एनफ। अब यहां पर इज जो है किस रूप में है, तो ये इज यहां पर मेन वर्ब की तरह है। वह बहुत दयालु है, टू सपोर्ट यू। अगर आप प्रीपोजिशन को लाते हैं, जैसे ही वॉज इन द क्लास, he was in the class when I met him। जब मैं उससे मिला तो वह क्लास में था। अब यहां पर वाज क्या है, पहचानिए इसे सिर्फ, तो यह वाज सहायक क्रिया नहीं, मेन वर्ब है। सवाल यह उठता है कि इज, एम, आर, वाज, वेयर कब सहायक क्रिया बनता है और कब मेन वर्ब बनता है। बहुत आसान सी बात, एक लाइन की बात है ये। यदि इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ
यदि इज एम आर वाज वेयर के साथ वर्ब प्लस आईएनजी आ जाए तो सहायक क्रिया, और यदि इज एम आर वाज वेयर के साथ नाउन आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए तो मेन वर्ब। और आप धड़ल्ले से इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। यह जो बी है इसका फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग। इसका भी इस्तेमाल करना बड़ा आनंददायक होता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ व्हेन बी बिकम्स ऑक्सिलरी, आई मीन इज एम आर वाज वेयर, एंड व्हेन इट बिकम्स मेन वर्ब। इस बी का चौथा फॉर्म होता है बीइंग। इस बीइंग का भी प्रयोग करते हैं। आपने इसका प्रयोग कहां कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात, अगर आप बीइंग की प्रयोग को देखना चाहें, मैं 2 लाइन से आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। बी का फोर्थ फॉर्म जैसे सारे फॉर्म का होता है, जैसे सारे शब्द का फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगता है, ठीक उसी तरह से बी का फोर्थ फॉर्म में भी हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कहां कहां कर सकेंगे? तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। टेंस में आपने सीखा है। इसका प्रयोग और कहां कर सकते हैं? तो पैसिव सेंटेंस करने में, जब सेंटेंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव करते हैं, तो बीइंग का प्रयोग किया जाता है। ये ऑलरेडी आप जान चुके हैं, पैसिव की क्लासेस में आपने इसे सीखा है। एक ही बात को अगर मैं हर वीडियो में डालूंगा तो वीडियो बहुत काफी लंबी हो जाएगी। आप बीइंग का प्रयोग भी उसी अंदाज में कर सकते हैं जैसे अन्य वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग आप करते हैं। I hope today in this class the most confusing word that creates a problem among the students regarding the uses of be, where how it behaves in our sentences, how it becomes auxiliary and how it becomes main verb, it is quite clear to you all. With this, I am going to conclude today's session saying that the non-finite verb I am going to cover in the next class. Till then, thanks all of you. A lot of thanks.